Bismillahirrahmanirrahim. In today's tutorial, we will discuss distribution of electrons. Our topic is distribution of electrons. Distribution of electrons means कि जो atoms हैं इनके पास जो electrons होते हैं, ये electrons इनके इर्द गिर्द जो है, इनकी सराउंडिंग में जो शेल्स हैं, जो रास्ते हैं, इनमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई होती है, ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एटम जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे आपको पता है कि एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि एटम का जो मेन मॉडल है कि ये एक एटम का जो है वो मॉडल है, ये इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस बनाते हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो मिलकर मैस नंबर भी बनाते हैं, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके सराउंडिंग में जो रास्ते हैं जिसको शेल्स बोलते हैं, इन शेल्स के हम जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में भी यानी 1 2 3 के ऑर्डर में भी जो है वो उसकी नेमिंग करते हैं, सिंबलाइज करते हैं और इसको जो है KLM जो अल्फ़ाबेटिकल हैं, यानी हम इसको K शेल भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको शेल नंबर 1 भी बोलते हैं कि K शेल है या ये रास्ता है जो फर्स्ट शेल है जो न्यूक्लियस के बाद आता है। फिर इसके बाद जो है सेकंड शेल होता है जो इस तरह से आपको जो है नज़र आ रहा है, ये जो है इसका सेकंड शेल है एटम का। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और थर्ड शेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है उसमें आ सकते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, जो टेबल एलिमेंट्स का है, उसमें हम देखते हैं कि एलिमेंट्स को जो है जब हम ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर और जो उनके पीरियड नंबर है, इसमें जो है 18 ग्रुप्स हैं और 18 ग्रुप्स को जो है हम फिर ए और बी में जो है डिवाइड कर देते हैं पीरियोडिक टेबल में, और हम फिर किसी वीडियो में जो है उसकी डिस्कशन करेंगे या उस पर जो है पीरियोडिक टेबल की हमारी एक वीडियो है वो आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें इनके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा उसमें ये है कि ये एल शेल है, इसको जो है सेकंड शेल भी बोलते हैं, और ये एम शेल है जिसको थर्ड शेल भी बोलते हैं, यानी के शेल इक्वल्स टू शेल नंबर 1। ये जो है दोनों बराबर हैं, या किसी बुक्स में जो है 1 लिखा होगा, किसी बुक में के लिखा होगा, किसी बुक में जो है एल लिखा होगा और सेकंड शेल को, और किसी बुक में जो है उसको दोनों लिखे होंगे। एल सेकंड शेल होता है और एम जो है वो थर्ड शेल जो है वो एम शेल होता है। अब आपको याद होगा कि जो हमने डिस्कस किया था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो शेल नंबर है। शेल को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यानी एल जो है वो KLM ये या 1 2 3, इसको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए ये फार्मूले में हम इस्तेमाल करते हैं, और वो फार्मूला है जिससे हमें ये पता चलता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो समा सकते हैं। तो उसका जो फार्मूला है वो है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, यहाँ पर n जो है वो क्या है, शेल का नंबर है, और ये जो है इसका फार्मूला है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that how many electrons will be present in the different shells of an atom। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें अगर हम शेल नंबर 1 या के शेल को जो है इसकी जो न्यूमेरिकल फॉर्म है 1, इसमें इस फार्मूले में शेल n की जगह जो है वो ये n है, n इक्वल्स टू k, n इक्वल्स टू l और n इक्वल्स टू m। तो अगर हम n की जगह जो है इसमें 1 पुट कर दें
तो हमें पता चलता है कि जो के शेल है या जो फर्स्ट शेल है, इसमें टोटल नंबर जो एकोमोडेट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वो है 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर हम इस फार्मूले में सेकंड शेल में जो है इलेक्ट्रॉन मालूम करना चाहेंगे, तो हम जो है वो एल शेल में मालूम करना चाहें तो उसका नंबर 2 है। एन की जगह हम 2 लगा देंगे और इसके जो है स्क्वायर ले लेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास सेकंड शेल में आते हैं। जो थर्ड शेल है उसमें हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आ सकते हैं, 18 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी जो जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, शेल बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इतने ज़्यादा जो है वो एकोमोडेट हो सकते हैं और एटम का साइज़ जो है वो इतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता जाता है। तो हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट जो है इसके डिफ़ाइन करते हैं कि हाउ विल यू डिफ़ाइन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम, किस तरीके से आप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट एटम में। अगर आपने अपने बुक में देखा हो, यू ऑलरेडी नो दैट प्लैनेट्स मूव इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द सन इन अ सर्कुलर मोशन। प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन, सर के इर्द गिर्द डिफरेंट और फिक्स्ड पाथ्स जो उनके होते हैं उसमें जो है वो मूव करते हैं, घूम रहे होते हैं इन अ सर्कुलर मोशन। इन द सेम वे, इसी तरह से एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड शेल्स। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मूव करते हैं, घूम रहे होते हैं। इनको जो है वो शेल्स बोलते हैं और ये फिक्स्ड होती है। मींस के अगर एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो एनर्जी 2 है तो वो 2 में होंगे, अगर 3 है तो वो 3 में होते हैं, अगर 1 है तो वो 1 में होते हैं। जितनी ज़्यादा जो है वो एटम का साइज़ बढ़ता जाता है, उनके जो है वो शेल के नंबर जो है वो बढ़ते जाते हैं। या जो पीरियड्स हैं 1 2 3 पीरियड्स, अगर फर्स्ट पीरियड है तो इसका मतलब है कि इसमें एक जो है उनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आउटर मोस्ट शेल है। इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, इनका आउटर मोस्ट शेल, ये जो एटम आपको नज़र आ रहा है इनका आउटर मोस्ट शेल ये है। और ये जो 2 शेल्स हैं जो न्यूक्लियस के करीब हैं इनको बोलते हैं इनर शेल्स। तो ये आउटर शेल है और ये इनर शेल्स हैं। आउटर शेल जो है वो एटम का क्या बनाते हैं, आउटर शेल एटम की वैलेंसी जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, या वैलेंसी जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम क्या कहते हैं, दी डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in different shells is called electronic configuration। इन एटम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किस में, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन पाथ्स में इस फार्मूले के मुताबिक के जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ऐसे जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने को जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसको क्या बोलते हैं कि इसमें जो है देखें फर्स्ट शेल है तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप अपने बुक में देखें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो सेकंड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड शेल ये वाला है तो 1 2 3 4 5
6 7 8। ये जो अभी हम कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर। ओके, थर्ड शेल जो है, थर्ड शेल में हमारे पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। लेकिन जो आपके बुक में है इसमें जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शो हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स है ये आपको क्या करते हैं? ये वैलेंसी शो करते हैं। इसकी जो वैलेंसी है वो +2 है, या ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम्स जो इमेजिनरी एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है जो दी हुई है। ओके, इसके साथ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड विच इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। कौन सा फार्मूला? बाय यूजिंग द फार्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज़ द नंबर ऑफ शेल। क्या कहेंगे इसके साथ जो है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स the number of electrons is fixed which is calculated by using the formula 2n square where n is the number of shells। ये जो है नंबर ऑफ शेल्स है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फर्स्ट शेल को के शेल भी बोलते हैं, सेकंड शेल को एल शेल बोलते हैं, और थर्ड शेल को एम शेल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? फर्स्ट इस फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो 2 आ सकते हैं। सेकंड शेल में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 आ सकते हैं, और थर्ड शेल में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 आ सकते हैं। अच्छा, तो जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम देखें इस तरह से, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसके जो आपके पास बुक में जो एग्ज़ाम्पल है वो है कंसिडर द एग्ज़ाम्पल ऑफ हीलियम, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 2 देयरफॉर इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम एटम जो है, हीलियम एटम के पास जो है वो क्या है? ये प्रोटॉन्स हैं उनके पास। कितने हैं? कि उसका न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, इसकी न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके साथ जो है जो फर्स्ट शेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जितने प्रोटॉन के नंबर होते हैं उतना ही जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास होते हैं उस एटम के पास। और ये स्टेबल है, हीलियम जो है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल जो है वो एलिमेंट है। इसी वजह से इसको इनर्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, इसको इनर्ट भी बोला जाता है या नॉन रिएक्टिव बोला जाता है। और इनका एक फैंसी नेम है जिसको बोलते हैं नोबेल गैसेस। ये एक नोबल गैस है। जितनी भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहते हैं, एटम स्टेबल होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इस तरह से करें। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता तो ये फिर रिएक्टिव होता, ये रिएक्शन करता ताकि वो इसको अपनी जो आउटर मोस्ट शेल है इसको कंप्लीट कर सकें। तो अगर हम इस फार्मूले में देखें 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हमें कहें कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, मींस कि इसकी इस तरह के डायग्राम बनाएं, इसको जो है वो डायग्रामेटिकली शो करें, तो आपको पता है कि n जो है इनके पास जो है वो 1 शेल में कितने आ सकते हैं? अगर हम फार्मूले में देखें तो 2 × 1 हमारे पास जो है वो क्या आता है? हमारे पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो है इस फार्मूले के मुताबिक 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में या के शेल में आ सकते हैं। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है इसके पास एक ही शेल है। ठीक है, और वो एक शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर देता है ताकि स्टेबल हो जाए?
वो के शेल में मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने गेन कर लेता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हीलियम एटम के पास जो होते हैं वो 2 होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल में होते हैं। इसीलिए द इलेक्ट्रॉनिक configuration of helium atom is electronic configuration of helium atom is 2। वो क्या है, वो 2 है। अच्छा, consider another example of sulfur. Its atomic number is 16, therefore it has 16 electrons। अब जो है हमारे पास दूसरा जो है वो आपका एग्जाम्पल है वो सल्फ़र का दिया हुआ है। सल्फ़र के पास इलेक्ट्रॉन जो है, डेटा आपके पास जो है वो क्या बनता है, डेटा आपके पास ये बनता है कि 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फ़र एटम के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक आपने इसको डिफरेंट शेल्स में जो है वो डिवाइड करना है। तो हम जो है इसको बना देते हैं कि ये सल्फ़र का न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसमें इसके पास प्रोटॉन्स हैं, 16 प्रोटॉन्स हैं इसके पास। ये इसका फर्स्ट शेल हम बना देते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक देखें आप तो इसमें जो है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसमें जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेकंड शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में हमारे पास मैक्सिमम आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। 2 ये हो गए फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में जो है वो हमारे पास 8 हो गए। टोटल जो है के और एल शेल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो गए। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स को जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है या कन्फिगर करना है। तो हमारे पास बचते कितने हैं, हमारे पास बच जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 इन 6 इलेक्ट्रॉन। और जो थर्ड शेल है हमारे पास, ये थर्ड शेल बनता है KLM, यानी या 1 2 3 अगर हम यहाँ से न्यूक्लियस के करीब से काउंट करना शुरू करें तो ये थर्ड शेल बनता है। थर्ड शेल में हमारे पास आप देखें कि हमारे पास जो है आपके पास बुक में है, थर्ड शेल में हमारे पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन इस एटम के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एटम सल्फ़र के पास जो है इस शेल में वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके पास हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसको हम जो है एक और तरह से भी जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ये सल्फ़र एटम है, जैसे अभी हमने बात की कि हीलियम गैस की कन्फिगरेशन जो है वो किसने, जो छोटे एटम्स हैं, जो स्मॉल एटम्स होते हैं जिनका साइज़ छोटा होता है, जिनके पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे अल्फाज में उनको अपना आप स्टेबल करने के लिए उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, उनके पास एक ही शेल है, उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से इसमें अकोमोडेट हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन अपना आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के साथ शेयर कर लेता है और इस तरह से उसके इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और वो हीलियम की तरह बन जाता है और वो फिर स्टेबल हो जाता है। अब अगर आप इस केस में देखें सल्फ़र के केस में, तो सल्फ़र के केस में क्या है कि सल्फ़र जो है वो कर रहा है कि सल्फ़र के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल जो इसका बनता है, जो थर्ड शेल इसका बनता है, सल्फ़र के पास जो है मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में वो कितने हैं, वो इनके पास है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो इनके पास हैं वो 6 हैं। तो इसको अपना जो बड़े एटम्स हैं जैसे सल्फ़र है, इन एटम्स को अपना आप स्टेबल करने के लिए
ये होना चाहिए। ये जो था हीलियम ड्यूप्लेट रूल अप्लाई करता था, यानी अपने अपने स्टेबिलिटी को वो हीलियम के जैसा बन के जो है वो स्टेबल हो जाता था। लेकिन सल्फ़र एटम जो है वो क्या होता है, वो जो ऑर्गन और ये जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप के नोबल गैसेस के, नियॉन की तरह उनके तरह जो है उसने अपने 8 आउटर मोस्ट शेल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके आ जाते हैं बड़े एटम्स के तो वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस केस में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो सल्फ़र जो है वो इस तरह से अपने आप को स्टेबल कर सकता है। इसके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ करें, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स सल्फ़र गेन करे। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाता है सल्फ़र एटम, तो इसके लूज़ करने से इसका जो सेकंड शेल है इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है नोबल गैस की तरह बन जाता है। मींस कि ये स्टेबल हो जाता है, ये फिर रिएक्टिव नहीं होता। या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और फिर जो है स्टेबल हो जाए, या फिर इसको अपने आप को स्टेबिलिटी के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होंगे। तो आपके ख़्याल में ये ज़्यादा बेटर है कि 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जाए, या ये ज़्यादा आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए? सर्टेनली जो 2 इलेक्ट्रॉन गेनिंग है ये इजी है। तो इसीलिए सल्फ़र क्या कर देते, सल्फ़र अपने थर्ड शेल को, जिसको आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं, आप इस तरह से कहेंगे कि सल्फ़र गेट्स 2 electrons to complete its octet. ऑक्टेट मीन्स ऑक्टोपस का नाम आपने सुना होगा, ऑक्टेट का नाम जो आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं ऑक्टेट मीन्स 8, कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को जो है कंप्लीट करें। ये लुइस कॉसेल ने जो है ये प्रिंसिपल दिया था कि एटम्स अगर अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट जो इसका शेल है, जो वैलेंस शेल भी कहलाता है एटम का, वो इसमें क्या कर लेते हैं कि वो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रख देता है। जब उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन की जो है वो कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो फिर वो स्टेबल हो जाता है। यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। अब जो है हम इसकी जो सल्फ़र एटम्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसके साथ जो है ये हमारा टॉपिक आज का जो है कंप्लीट हो गया। आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स में जो है वो, या डिफरेंट जो इसके रास्ते हैं उसमें ये किस तरह से डिवाइड होते हैं, किस तरीके से जो है ये उनके पास जो है वो जाते हैं और ये अपने उन रास्तों में एकोमोडेट होकर इस एटम को स्टेबल बनाते हैं, या हमें ये बताते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि एटम्स के कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, उसके पास जो है वो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो है वैलेंसी जो है वो किस कदर है, और 2 है, 1 है, +2 है, +1 है, -2 है, -1 है, ये जो है हमें पता चलता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये भी पता चलता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ये एटम जो है ये कौन से ग्रुप का है और ये एटम कौन से पीरियड का है जो कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद होते हैं। होप दिस मेक्स सेंस टू यू। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक एंड ऑफ दिस वेरी चैप्टर, और फिर इंशाल्लाह इस चैप्टर को भी जो है वो कंप्लीट कर देते हैं बिफोर ईद उल अज़हा। होप दिस मेक्स सेंस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।